हेलो क्लास, स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एटम। अब ये वर्ड कहाँ से आया जिसका मतलब था अनब्रेकेबल। ये वर्ड हमें दिया सर जॉन डाल्टन ने। ठीक है, उनकी थ्योरी ये थी कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनके एटम एक जैसे होंगे, और वो जो एलिमेंट है वो बना है बहुत ही टाइनी पार्टिकल से, मतलब वो विजिबल भी नहीं है हमें आइज से। उस पार्टिकल का नाम है एटम। देखो कुछ बातें लिखी हैं मैंने, वैसे ये थ्योरी बहुत बड़ी है। ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइक। जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम सेम होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कमी, इन्होंने आइसोटोप्स की बात नहीं की। ठीक, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अलाइक। ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। और इन्होंने ये भी बताया था कि वो इसलिए कंबाइंड होते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन इनकी एक बात को, जो इनका बेस था कि एटम ब्रेक नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत कर दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कहा एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के भी कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और वो क्या है? तो पहला पॉइंट तो उन्होंने ये रखा कि एटम न्यूट्रल है। ठीक है भाई। फिर उन्होंने कैथोड रे का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, याद होगा आपको 11th क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेसन नंबर 2 में। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। ठीक है, और उसमें 2 रॉड रखी, एक कैथोड और एक एनोड, और उन्होंने बाहर से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी यहाँ से। हाई पोटेंशियल बैटरी लगाई और उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं। कैथोड से निकलने वाली ये रेज बाद में कैथोड रे के नाम से जानी गई। अब वो ये सोचने लगे कि भाई ये जो रेज हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? हो सकता है लाइट रेज हो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट वेट का फ़ैन लगाया और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये रेज इस फ़ैन को रोटेट करा रही हैं, यानी इनके पास अपना मोमेंटम है। और अगर इनके पास अपना मोमेंटम है तो इसका मतलब इनके पास अपना मास भी होगा। तो ये लाइट पार्टिकल्स तो है नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक सीव का यूज़ किया यहाँ पर, एक छन्नी का, और देखा कि क्या ये पार्टिकल सीधा चलते हैं। हाँ, ये पार्टिकल सीधा चलते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर ये उसने एक इमेज बना दी उस सीव की। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ तो लाइट के पास भी होती है। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मटेरियल लगाया फ्लोरोसेंट, और चेक किया क्या ये फ्लोरोसेंट के साथ कोई रिएक्शन करते हैं। हाँ, तो वो जब पार्टिकल इससे टकराए तो वो ग्लो करने लग गया, चमकने लग गया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ही हम इस चीज़ का यूज़ करते थे, नाम था कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये आपके मॉनिटर में या टेलीविज़न में, टीवी में यूज़ होता था। जो पुराने ज़माने के टीवी आते थे जो थोड़े से पीछे से ब्रॉड होते थे, मॉनिटर भी आते थे, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी। तो अभी हमने क्या देखा, एक तो कैथोड से रेज़ पास कराई, वो रेज़ सीधी चलती थी, वो रेज़ अपना मास रखती थी। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी अप्लाई किए, और ये रेज़ पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुक गई, नेगेटिव से दूर भागी। फिर उन्होंने देखा कि अपना मैग्नेटिक इम्पैक्ट भी दिखाती है। अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो उस पर भी अपना असर दिखाती है। तो ये रेज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इम्पैक्ट दिखाती हैं,
ये रेज़ सीधा चलती हैं, ये रेज़ मास कैरी करती हैं। ये सारी ख़ास बातें थी इस एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने उसको नाम दिया कैथोड रे। फिर उन्होंने एंड में क्या किया, ये कैथोड चेंज किया, ये मटेरियल चेंज किया और मटेरियल चेंज करने पे उन्होंने क्या देखा कि कोई चेंज नहीं आया। अगर बार बार कैथोड चेंज करने पर, मतलब उन्होंने कई तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए और सब एक्सपेरिमेंट में एक जैसा कैथोड ही निकला। ठीक है, जो कैथोड की रेस थी वो सेम थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थी। वो नेगेटिव नेचर की थी, ठीक है, वो सीधा चलती थी, उनका मास था। तो इसका मतलब ये सभी एलिमेंट्स के अंदर है और जो चीज़ सब एलिमेंट्स के अंदर हो वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहाँ जाके इन्होंने डिक्लेयर किया ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसकी बाद में जाके मिलिकन ने अपना एक्सपेरिमेंट करके चार्ज और मास रेशियो दी और नाम पड़ा उसका इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल या कुछ वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसको। तो उसमें उन्होंने कहा जैसे मान लो एक पुडिंग है आपके पास और उस पुडिंग के अंदर थोड़े ये प्लम्स हैं, तो ये है आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और बाकी का जो हिस्सा है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कोई दिक्कत थी यहाँ पे? हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये एम्बेडेड है, ये जड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो मूव कर रहे थे। ये किसने बताया? बाद में इन्हीं के स्टूडेंट ने, नाम था रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया और उन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, यानी कि न्यूक्लियस नाम की चीज़ देखी एटम के अंदर। कैसे? तो आपको ध्यान होगा, आपने 9th क्लास में गोल्ड फॉइल और हाँ 11th के लेसन नंबर 2 के स्टार्टिंग में भी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा था जो रदरफोर्ड ने किया था। उसमें क्या था, उन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, छोटी कर देते हैं थोड़ी, रुको, ये ठीक है, और उसके ऊपर बम्बार्ड कराए अल्फा पार्टिकल्स। ये कुछ इस तरीके का सेटअप था। ठीक है, इस सेटअप के अंदर चीज़ें क्या क्या थी उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एक हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, ये हमने लेड का बॉक्स लिया और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले। यहाँ पे हमने लेड की स्लिट्स लगा दी, जिन्होंने क्या किया, लेड की बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगा दी। इन्होंने क्या किया, जो स्कैटर्ड पार्टिकल थे उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया और सीधी एक बीम हमें लेड की मिल गई जो जाके गोल्ड फॉइल पे पड़ी। ये चेक करना चाहते थे कि जो गोल्ड की थिन फॉइल है, इस फॉइल में ये अल्फ़ा पार्टिकल अपना क्या रोल प्ले करते हैं। अब आप कहोगे भैया अल्फ़ा पार्टिकल ये है क्या, यहाँ से जो निकल रहे हैं ये है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है?
पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। तो पहले हम हीलियम को समझ लेते हैं। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, प्रोटॉन्स होते हैं 2 और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 2। ठीक है, मास नंबर 4 है, इसका मतलब ये इसका एक एटम 4 AMU के इक्वल होगा। ठीक है, देखो, और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो आप कह सकते हो सीधे सीधे ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो ये तो है आपका न्यूक्लियस हीलियम का। अब जो हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके पास 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, यानी कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हैवी पार्टिकल है क्योंकि इसका मास 4 प्रोटॉन्स के इक्वल है। इसका चार्ज कितना है? पॉजिटिव 2e, मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 4 AMU 4U, आप जो मर्जी कहो, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 AMU 4U, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, 4 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg या 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक ही बात है। ठीक है, ये लो, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये भी ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वली होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसने कहा भाई यहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो हमारी गोल्ड फॉइल जो है ना, अगर मैं देखूँ तो इसका साइज़ इतना पतला था, मान लो 10⁻⁻6 की रेंज का। तो इसमें ऑलमोस्ट एक एटम, कोशिश की गई थी कि एक एक एटम अलग अलग इंडिविजुअली दिखाई दे। एग्जैक्ट तो नहीं थे लेकिन काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे पूरे एटम गोल्ड के दिखाई दे रहे थे। अच्छा, गोल्ड का भी एटॉमिक नंबर ध्यान रखना 76। अब वो कहता है कि भैया यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे थे उसने सोचा जो पॉजिटिव पार्ट होगा एटम का उससे टकरा के वापस आएंगे या उसको धक्का मार देंगे, कुछ तो करेंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे। और उस रिस्पॉन्स को देखने के लिए उसने यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की, ध्यान देना, ये इस तरीके से यहाँ पर अब ठीक है, जिंक सल्फाइड की फॉइल लगा दी। अब इसने देखा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल सीधे निकल गए, अल्फा पार्टिकल्स, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। अगर कोई स्कैटरिंग नहीं हुई तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का वो खाली है। पहली ऑब्जर्वेशन। फिर उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल स्कैटर करे, सिर्फ एक पार्टिकल था 8000 में से जो वापस आया।
ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक करने वाला पार्टिकल था वो 8000 में से कोई एक था। अब जरा यहां ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेशन क्या निकली? most alpha particles passed through the foil undeviated and reached the screen. दूसरा, a large number of alpha particle experience no deflection. Only one out of 8000 particles, और ये अप्रॉक्स है बेटा, है रिफ्लेक्ट बैक और retrace its path at 180 डिग्री। अब दिक्कत ये थी, अल्फा पार्टिकल भारी चीज़ है, तो वो अल्फा पार्टिकल जो 4 प्रोटॉन के मास के इक्वल का है वो वापस कैसे आ गया, और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों चले गए? ये 2 बातें समझनी थी अब हमें। अब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब आपका एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी है, ठीक है। और जहाँ से वो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया, वो वापस भेजने का रीज़न ये था कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोलम्बिक फोर्स है, लेकिन वापस क्यों आया? हमने तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे, अल्फा पार्टिकल को धक्का मार के बाहर भेज देना चाहिए था उस चीज़ को जो अंदर है, जो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन वो बहुत कम एरिया में है, बहुत कम स्पेस में है और बहुत डेंस है, ठीक है। तो यहाँ से जो कुछ ऑब्जर्वेशन निकली वो ये निकली, इन एन एटम there is maximum empty space and electrons revolve around nucleus. In the same way as planets around sun. दूसरा पॉइंट,
most of the mass and all of the positive charge of an atom is concentrated in very small region called atomic nucleus. अब उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका साइज 10⁻15 मीटर -15 मीटर और अराउंड 1 फर्मी है, 1.2 कहते हैं कुछ, देख लेना वो। ये साइज ऑफ एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात की, न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है, न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी डेंस है और कंसंट्रेटेड है, वहाँ सारे प्रोटॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन की बात इसने नहीं की थी, इसको नहीं पता था कि कोई न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल भी है, और वो इतने कम रीजन में रहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हमने बम्बार्ड किया था उसको भी उठा के उसने बाहर फेंक दिया, ठीक है, बिना टच किए। अच्छा, अब इसने अपना एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या था ये मॉडल? इसने कहा जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से स्पाइरल में। इस मॉडल में बहुत सारी खामियां थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो अंदर की तरफ आते जाएंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी तो बताता ही नहीं है एटम की। इसके हिसाब से एटम स्टेबल नहीं है। और अगर हम बात करें एटम की स्टेबिलिटी की तो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल ऑलमोस्ट गलत हो गया और इसके बाद बोहर का मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल, जो काफ़ी टाइम तक चला। अब यहाँ पर जो स्कैटरिंग वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये स्टार्टिंग में देखो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने जो उसके स्टूडेंट थे उनसे डिफ्लेक्शन मेजर करने को कहा, ठीक है। ये टॉपिक आपके कोर्स में है, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है? पहले तो ये दोनों बच्चे जो थे ये स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। उसने कहा कि आप एक काम करो, ये जो न्यूक्लियस है ये मान लो ये आपका एटम है, और इसके ऊपर फिर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए हैं हमने, उन अल्फ़ा पार्टिकल्स से ये पता लगाओ कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए
और कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हुए और क्या एंगल था उनका। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। उस ग्राफ में हमारे पास जो एक्सिस थे इसके, वो थे एक था एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए किसी पर्टिकुलर एंगल पे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। स्कैटरिंग एंगल को आप थीटा से और इसको आप एन से दिखा सकते हो। ये है आपका ग्राफ। एनसीईआरटी के जैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 10 मिलियन पे 10 मिलियन पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी ज़ीरो डिफ्लेक्शन थी, ज़ीरो एंगल की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ते गए नंबर कम होते गए और कोई एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन लेता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये कर्व बनकर आया आपके सामने। यानी कि नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो हैं वो एंगल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग से। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमारे सामने आया और इसके बाद बात की हमने दो और चीज़ों की, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एक इम्पैक्ट पैरामीटर। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इम्पैक्ट पैरामीटर बताने से पहले मैं आपको दो एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगा हमारे पास जो है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बारे में आपने सुन रखा है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इतना सीधा सीधा नहीं है। यह आपने सुना है पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोलम्बिक फोर्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के रिलेशन की, तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन आता है कोलम्बिक फोर्स का, वो है ये। मास, रुको रुको रुको, मास लिख दिया मैंने, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिख दिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, अब न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस का चार्ज पता करने के लिए
हमें सिंबल ऑफ एटम को देखना होगा। ये आपके एटम का सिंबल है, जिसके यहाँ Z लिखा जाता है यानी कि एटॉमिक नंबर, और यहाँ A यानी कि मास नंबर। इसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो होते हैं A माइनस Z। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन की बात कर ली और न्यूट्रॉन की। तो सिंबल बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपसे बात करता हूँ चार्ज की। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? Z तो उसके प्रोटॉन है और एक चार्ज प्रोटॉन का। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है E। Z तो Z ही रहेगा, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है आपका E, फिर वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का नेगेटिव चार्ज है। जब हम कोलम्बिक फोर्स की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं चार्ज के, चार्ज का साइन नहीं देखते। कोलम्बिक लिखना चाहो तो लिख लो, कोलम्बिक फोर्स बिटवीन। तो ये आपकी जो फोर्स आती है ये आती है K चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय R²। अब अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो मैंने भी बताया था आपको कि गोल्ड का Z79 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड फॉइल हमारे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में यूज़ की गई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बारी आती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हम पता कैसे लगाएंगे, यानी कि हमारी जो फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझाएगी। अब ज़रा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ये होती क्या है? ये वर्क डन है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से दिखा रहा हूँ, और वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी हमने ऊपर निकाला है K चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो U क्या आया आपका? KZE² डिवाइडेड बाय R। कोई दिक्कत? आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है और आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², सिंपल, और पोटेंशियल एनर्जी है KZE² बाय R²। और K की वैल्यू आप जानते ही हो 1/4πε0 वैक्यूम के लिए। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के पास आ रहा है वो कितना नज़दीक आ सकता है? वो उतना ही ज़्यादा नज़दीक आएगा जितना आपका न्यूक्लियस कमज़ोर होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा वो यहाँ तक आया,
तो ये बन गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0। ठीक है, और जहाँ आके ये रुक गया वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे आ गए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी k चार्ज ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पर न्यूक्लियस के सामने ये इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मैंने पीछे लिया था ना बेटा आपका, कि भाई यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, वो बात चल रही थी एक एटम की। अब बाहर से अल्फा पार्टिकल आया तो मैं यहाँ लिखूंगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद रहेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर क्यू अल्फा इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और R0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब अगर R0 को उठा के मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय ½ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी R0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम चेंज होता है तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, आगे चले। अब दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पर इसका वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसे B से दिखाया जाता है, इसका सिंबल है B। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ बनता है न्यूक्लियस के सेंटर से एक परपेंडिकुलर रे जो हमने सबटेंड की है उसके साथ। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, एक मिनट रुको, ये लो। ठीक है, और ये वो सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये। ठीक है, ये लो, और ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ये जा रहा है सीधा, ये यहां तक तो सीधा गया। ठीक है, और यहाँ के बाद इसको थोड़ा नीचे बनाता हूँ, रुको। अब ठीक है, यहाँ तक तो ये सीधा गया और इसके बाद ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ ऐसे। थोड़ा समझ जाना है, थोड़ा सा ऐसे। तो ये जितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ वो है आपका ये एंगल थीटा, और जो इम्पैक्ट पैरामीटर है आपका वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन निकल के आता है? B इज इक्वल्स टू ZE², ये तो वही है आपका KZ²,
के आपका वो कांस्टेंट 1/4πε0 Z(E²) डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। सेम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा, लेकिन इसके साथ वो एंगल जो अभी हमने ऊपर बनाया था उसका कॉट का रिलेशन और मल्टीप्लाई हो रहा है बास, यानी कि जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है ये डिपेंड करता है उस एंगल पे। बाकी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा ही है, kZe² बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, हाफ mv² होती है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इम्पैक्ट पैरामीटर देख लिया, यहाँ पे रदरफोर्ड की सारी बातें खत्म हो जाती हैं, इसके बाद बोहर आएगा। ठीक है, हमने स्कैटरिंग की बात की थी, ये वाला रिलेशन देखा। अच्छा, इसका रिलेशन नहीं लिखा मैंने। नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जिसको मैं एक मिनट को जिसको मैंने कैपिटल N से दिखाया है, वो डिपेंड करता है sin⁴ θ/2 पे। ये रिलेशन भी देख लेना, वैसे तो मैंने इस पर कोई न्यूमेरिकल देखा नहीं है CBSE में। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन और है, वो है थिकनेस ऑफ फॉइल के साथ। जगह कम है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो एक रिलेशन और है, अगर T थिकनेस ऑफ फॉइल हो तो थिकनेस ऑफ फॉइल और नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, इनका रिलेशन क्या है? T/N कांस्टेंट होता है, यानी कि T/N बोल लो, N/T बोल लो, वैसे कोई खास फर्क पड़ता तो नहीं है। यानी कि रेशो जो होगी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, वो थिकनेस की रेशो के साथ ये रिलेशन रखेगी। N1/N2 = T1/T2। तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ठीक है, जितनी थिकनेस बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एटम ना एक नहीं होगा, उस रूम में फिर बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे, ये ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने बात की कि रदरफोर्ड ने क्या समझाया, उससे पहले डाल्टन ने क्या बात की थी, वो तो ज़्यादा आपका है नहीं कोर्स में। जे थॉमसन भी ज़्यादा नहीं है, और ठीक है, यहाँ ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक काम करो, मैं स्क्रीन रोकता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कराया काफ़ी। इसको नोट कर लो आप वीडियो पॉज कर करके, ये एटम के बारे में, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर के मॉडल को।